दोस्तों आपने एक बार फिर से आज मार्केट में वीकनेस ही देखी। मार्केट जब बंद हुआ तो लगभग आधे परसेंट के आसपास की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। लेकिन अब समस्या मार्केट की आधे परसेंट की गिरावट की नहीं है। अगर वो नॉर्मली भी आधा का 1% भी मार्केट गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को। ये तो आदत है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट। लेकिन समस्या है इसराइल एंड ईरान एंड अमेरिका साथ में, क्योंकि ना G7 की मीटिंग थी। G7 की मीटिंग में से अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो बीच में से ही चले गए। और बीच में से जाते हुए जब वो रास्ते में ही थे अमेरिका पहुंचने से पहले, उन्होंने ट्वीट किया कि मतलब फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा था क्या आप सीज फायर कराने जा रहे हो। तो उन्होंने कह दिया कि सीज फायर जैसा अब कुछ भी नहीं होने वाला, अब जो है बहुत बड़ा होगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सीधी सीधी अमेरिका ने धमकी दी है ईरान को, और कहा है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया तो बहुत कुछ होगा और बहुत बुरा होने वाला है। इसराइल तो पूरी तरीके से कहीं भी अगर आप देखोगे चाहता ही नहीं है कि सीज फायर जैसी कोई भी चीज सामने निकल कर आए। क्लियर है इसराइल अपने स्टैंड पर कि सीज फायर नहीं होगा, एंड वो जब तक मारता रहेगा, जब तक मारता रहेगा, जब तक उनके सभी न्यूक्लियर साइट जो है खत्म ना हो जाए पूरी तरीके से। तो आप ये मान के चलिए कि युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है, वो डेली बेसिस पर इंटेंसिफाई ही हो रही है। कुछ भी उसमें परिवर्तन मतलब नॉर्मल या पॉजिटिव साइड में जो है कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। सबको जो भी चेंजेस आ भी रहे हैं वो सब एक ही साइड में आ रहे हैं, और ज्यादा एग्रेसिव 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 होता हुआ चला जा रहा है। कल जब आपने खबरें देखी थी तो ईरान बहुत ज्यादा अपनी शक्ति के साथ कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा था इसराइल पर, लेकिन अब माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। और हम सबको पता है कि इसराइल की जो मिलिट्री ताकत है वो बहुत ज्यादा है। भले ही ईरान बहुत बड़ा देश है इसराइल के कंपैरिजन में, लेकिन इसराइल की जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज्यादा है। एंड अब ये भी न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान के एयर स्पेस पर, स्पेशली तेहरान के एयर स्पेस पर अब पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है इसराइल का। और इसराइल ही तय करेगा, नेतन्याहू ही तय करेंगे कि कौन ईरान के ऊपर से अब उड़ सकता है। तो अब यहाँ पर ये तो मालूम पड़ ही गया है कि ईरान के हाथ से सब कुछ जा चुका है, कंट्रोल जो है पूरी तरीके से खो गया है। अब कुछ इस्लामिक कंट्री भले ही इस बारे में बयानबाजी कर रही है कि ईरान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अलग चीज है, वो ठीक है, अपनी मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। लेकिन सही चीजें अभी यहाँ पर देखो क्या है ना, ईरान और इसराइल दोनों ही अपनी जगह पर सही है और दोनों ही अपनी जगह पर गलत है। इसराइल अपनी लिवलीहुड की बात करता है, ईरान अपनी लिवलीहुड की बात करता है। दोनों ही अपनी, आप किसी एक को डायरेक्टली दोषी नहीं ठहरा सकते इस समय पर जो सिचुएशन है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध जो है बढ़ता चला जा रहा है वो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल रहा है, बहुत तेजी से डाल रहा है, बहुत बुरा डाल रहा है। अगर आप देखोगे तो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, और उसमें कहा गया है कि जिस तरीके की सिचुएशन आ रही है, ईरान ने धमकाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की मतलब जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद कर देंगे, और 20% दुनिया भर का जो है 20% ट्रेड वहीं से होता है। तो जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि जिस तरीके की धमकी ईरान की तरफ से दी जा रही है, और अगर ऐसा सच में हो गया तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। और जो क्रूड है, $100 पर बैरल की जो मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल है उससे ऊपर निकल सकता है। ये बात भी जेपी मॉर्गन की निकल कर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ, देखो मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो डाली थी, और मैं लगातार इस मुद्दे को कवर करके वीडियो डाल रहा हूँ, और जो मार्केट में चल रहा है उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मार्केट को मैंने मतलब मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट गिर जाए ना। तो देखो मैं चाहता हूँ मार्केट गिर जाए, क्योंकि मार्केट गिरने में किसी का फायदा होता ही नहीं। अब बड़े बड़े हेज फंड हो तो अलग बात है, हम जैसों का क्या है, 2, 4, 5 लाख 10 लाख वालों का क्या फर्क पड़ता है। मार्केट कम बढ़ते मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, हम गिरते मार्केट में क्या ही कमा पाएंगे। तो मैं चाहता तो यही हूँ, लेकिन चाहने का मतलब थोड़ी है कि हमेशा दिख रहा हो नेगेटिव और बोलते रहो पॉजिटिव, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो फिलहाल समस्या है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, एंड जिस तरीके से ट्रेड में दिक्कत आ सकती है उससे इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इन सब चीजों के चलते कुछ सेक्टर्स पर दिक्कत आ ही रही है, कुछ सेक्टर वैसे भी अपने आप दिक्कत भरे दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर कुछ सेक्टर्स की बात करूं पर्टिकुलरली, जिन पर आप जो नजर बनाकर रख सकते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी देख लूंगा।
ऑयल एंड गैस तो श्योरली आप ये मान के चलिए सबसे ज्यादा हाईली इम्पैक्टेड अगर कोई शेयर हो, मतलब सेक्टर हो सकता है तो ऑयल एंड गैस हो सकता है, क्योंकि जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई है ना, वो मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है और मिडिल ईस्ट से सप्लाई होती भी है। तो ऑयल एंड गैस एक बहुत बड़ा सेक्टर निकल कर आता है इसमें। और कंपनी भी कोई एक नहीं है, एनर्जी सेक्टर है पूरा का पूरा। ऑयल एंड गैस में भी अगर आप देखोगे तो एक कोई कंपनी तो है नहीं। रिलायंस इसमें सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगी। रिलायंस, हाँ रिलायंस, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा रिलायंस क्या, रिलायंस का जो मेन काम है वो यही है, ओसीजी ही है। तो सबसे बड़ा काम अगर आप देखोगे रिलायंस का, तो रिलायंस पे हेवली इम्पैक्ट हो सकता है। और बाकी की जितनी भी तेल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, जैसे कि ऑयल इंडिया हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये सब कंपनी तो तेल वाली है, ऑयल वाली कंपनी है। क्रूड अगर महंगा होता है तो या तो ये अपने दाम बढ़ाएं, भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाएं, और अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए तो वो तो सरकार तय करेगी बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं बढ़ते हैं और पीछे से क्रूड महंगा होता गया तो इन कंपनीज को हो जाएगी बड़ी समस्या, और कहीं ना कहीं इनके शेयर्स पर भी समस्या जो है आ सकती है। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों के अभी समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अगर युद्ध ये, वैसे अगर आप देखोगे ना मार्केट बहुत सही चल रहा है, नहीं तो इस तरीके के भीषण युद्ध में तो मार्केट बहुत बुरी तरह गिर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर मार्केट से कुछ भी पॉजिटिव खबर निकल कर आ गई तो मार्केट चल भी जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन अभी ये पॉजिटिव खबर निकल कर आ नहीं रही, दिक्कत बड़ी बात यहाँ पर हाँ नजर आ रही है। अगर थोड़ी सी मार्केट में कुछ पॉजिटिव खबर आई और ये खबर आ गई कि युद्ध बंद हो रहा है, डील हो गई, तो आप ये मान के चलिए कि ये और अच्छी तेजी आ जाएगी मार्केट में। एक झटके से जितनी गिरा नहीं है उससे ज्यादा तेजी आ जाएगी। लेकिन बस यही है कि फिलहाल मार्केट जो है अच्छी खबर की उम्मीद ज्यादा कर नहीं रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के भी जो हाव भाव हैं वो थोड़े से नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर, एविएशन सेक्टर, इतना ज्यादा खराब हो गया है कि पिछले 36 घंटे में 4 से 5 इंसिडेंट हो चुके हैं, जो कि फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़कर वापस वहीं की वहीं लैंडिंग करी है, इमरजेंसी लैंडिंग करी है। इसमें मोस्ट ऑफ द जो एयरक्राफ्ट थे वो एयर इंडिया के ही थे। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो एविएशन बहुत ज्यादा दिक्कत में दिखाई दे रहा है फिलहाल। और एविएशन में भी अभी इंडिगो का भी लपेटे में आया फ्लाइट। तो चाहे वो इंटरग्लोब हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, अब भारत में तो यही दो लिस्टेड कंपनी है। लेकिन अगर हम एक सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करें तो पूरी के पूरे एविएशन सेक्टर पर प्रॉब्लम है। और क्रूड ऑयल बढ़ता है तो भी यहाँ दिक्कत है। तो यहाँ पर तो दोहरी मार पड़ रही है, एक तो खुद की प्रॉब्लम है, ऊपर से तेल की दिक्कत दिखाई दे रही है। ट्रैवल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सफर कर रही है। मिडिल ईस्ट कोई जाएगा नहीं घूमने, ठीक है, ये तो पक्की बात हो गई। सेंट्रल एशिया में भी दिक्कत दिखाई दे रही है। सेंट्रल एशिया भी कोई इतनी जल्दी अभी फिलहाल के समय पर जाएगा नहीं, क्योंकि वहां भी यूक्रेन और अगर आप देखोगे तो रशिया युद्ध चल ही रहा है। अब देश बचते ही कितने हैं, टर्की रह गया, अजरबैजान रह गया, वहां इंडियन अब जाने को तैयार नहीं है वहां पर, तो ये भी गए। तो ना तो सेंट्रल एशिया में कोई जा रहा है, ना मिडिल ईस्ट में कोई जा रहा है। और तो कहीं ना कहीं समस्या है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज है वहां भी दिक्कत दिखाई दे रही है। तो उन पर भी आपको जो है नजर रखना चाहिए। बस अगर कुछ भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें भी अगर मार्केट गिरेगा तो डिफेंस शेयर अपने तौर पर इतना चल नहीं पाते। लेकिन फिर भी बोलूंगा ये जो सिचुएशन है डिफेंस शेयर के लिए अच्छी है, क्योंकि हर देश जो है अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा है। अब इसमें भारत में अगर आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में एचएएल हो जाए, चाहे बीईएल हो जाए, शिप बिल्डिंग में अगर हम मजगांव देख ले, कोचिन देख ले, गार्डन जी देखे, तो कोई भी हो, इन सबके लिए काफी अच्छी पॉजिटिव खबर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन की अगर तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो गल्फ ऑफ पर्शिया बंद हो सकता है, रेड सी में भी दिक्कत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हाइफा पोर्ट पर भी दिक्कत है ही। तो ये बहुत सारी समस्याओं के चलते अलग अलग एक्सपोर्ट सेक्टर काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक्सपोर्ट में चाहे वो क्लॉथिंग हो, जिसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अपैरल में भी आ जाते हैं, तो वो कंपनी भी आप जो है ध्यान में रखकर चल सकते हैं। तो इनमें भी कहीं ना कहीं समस्या वाली बात है ही, ठीक है। एक चीज मैं आप और बता दूं, एक सेक्टर जाते जाते, फूड एंड फर्टिलाइजर, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा हिट हो सकता है, क्योंकि ईरान जो है इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आप ये कह सकते हो ईरान जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इन चीजों का। तो यहाँ भी समस्या रहेगी और यहाँ भी आप थोड़ा सा नजर बनाकर रखो, ठीक है। दिक्कत है तो बहुत सारी, कंज्यूमर गुड, मैन्युफैक्चरिंग, सब में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ी तो सब जगह समस्या आएगी। लेकिन मैं फिर से यही बोल दूं कि अगर एक खबर भी अच्छी आ गई और खबर आ गई कि दोनों में डील हो रही है और चीजें सामान्य हो जाएंगी तो मार्केट बढ़ भी जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट में ऐसी खबर नहीं आती तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।